मतदान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है, जिसकी गोपनीयता और पवित्रता को बनाए रखना पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। ये हैं रवि कुमार, जिनकी पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति हुई है। एक पीठासीन अधिकारी का कार्य वास्तविक चुनाव से काफी पहले शुरू हो जाता है और मतदान के संपन्न हो जाने के बाद भी जारी रहता है। आइए हम भी रवि कुमार के साथ उनकी यात्रा का हिस्सा बन चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में एक पीठासीन अधिकारी के रूप में उनकी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को समझने की कोशिश करते हैं। नियुक्ति होने पर चुनाव से पहले की तैयारियां। सबसे पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम को ठीक से समझना जरूरी है, जिसमें निर्वाचन कानून, नियमावली और कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही निर्वाचन ड्यूटी के दौरान अपने मतदान के अधिकारों की समझ भी अनिवार्य है। अपनी भूमिका को समझने के लिए सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना आवश्यक है। एक पोलिंग पार्टी में एक पीठासीन अधिकारी और 3 पोलिंग अधिकारी होते हैं। सभी बुकलेट और पंफलेट को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पोलिंग अधिकारियों का चुनाव और नियुक्ति रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा होती है, जिसके पहले चरण में योग्य अधिकारियों के एक डाटाबेस में से पोलिंग अधिकारियों को चुना जाता है। रैंडमाइजेशन प्रथम चरण के पोलिंग अधिकारियों का चयन सक्षम अधिकारियों के डाटाबेस से किया जाता है। अधिकारी को निर्वाचन क्षेत्र का नाम प्रथम चरण में सूचित नहीं किया जाता, बल्कि ये बताया जाता है कि उसका प्रशिक्षण कब और कहां होगा और उसे मतदान अधिकारी या पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये वो पत्र है जो रवि को मिला है। रैंडमाइजेशन द्वितीय चरण। पोलिंग पार्टी रैंडमाइजेशन के द्वितीय चरण में नियुक्त होती है। इसी दौरान निर्वाचन क्षेत्र का पता चलता है, पर सही मतदान केंद्र की जानकारी अभी भी नहीं दी जाती। इस चरण में पर्यवेक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होती है। रैंडमाइजेशन तृतीय चरण। रैंडमाइजेशन का तृतीय चरण पोलिंग पार्टियों के भेजने के समय पर होता है, जहां उन्हें रैंडम आधार पर पोलिंग स्टेशनों पर भेजा जाता है। यहां पर भी पर्यवेक्षक इन घटनाओं पर ध्यान रखता है। पोलिंग पार्टियों को भेजना और पोलिंग सामग्री प्राप्त करना। ईवीएम। पोलिंग में कम से कम एक दिन पहले पोलिंग सामग्री प्राप्त की जाती है। रवि और उनकी टीम को फोटो पहचान पत्र प्रदान किया जाता है। इन सामग्रियों में सबसे महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम। इसके 2 मुख्य भाग होते हैं, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। रवि को ईवीएम केस पर लगा टैग भी चेक करना होता है, जो ये निर्धारित करता है कि ये उनके पोलिंग स्टेशन के लिए ही हैं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि ये पूर्णतः सील है। ईवीएम के डिलीवरी के समय पीठासीन अधिकारी या पीआरओ को निर्धारित करना होता है कि ईवीएम सही से कार्य कर रही है या नहीं। बैटरियां काम कर रही हैं, समय और तिथि सही है। यदि इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो सेक्टर मजिस्ट्रेट या रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा इसे तुरंत बदला जा सकता है।
पीठासीन अधिकारी के लिए ईवीएम मशीन के डू और डोंट्स जानना आवश्यक होता है। ईवीएम डू और डोंट्स। ईवीएम केस को खोलने के लिए अनावश्यक शब्द का प्रयोग न करें, इसे तोड़े मरोड़े नहीं। ईवीएम को हीटर के पास न रखें। सीलिंग के दौरान मोम या सीलिंग वैक्स को ईवीएम पर न गिरने दें। कंट्रोल यूनिट के बैटरी या पावर पैक न निकालें। आउटर पेपर सील तब तक न निकालें जब तक कंट्रोल यूनिट काउंटिंग टेबल पर न पहुंच जाए। केबल को लगाने के लिए उल्टी दिशा से जोर न लगाएं। इंटरकनेक्टिंग केबल को निकालने के लिए बिना क्लिप दबाए उसे जोर लगाकर न खींचें। मतदाता सूची। मतदाता सूची की चिन्हित कॉपी एक पीठासीन अधिकारी और उसकी टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। रवि को 3 कॉपियां दी गई हैं। इन्हें मार्क्ड कॉपी कहते हैं, क्योंकि इलेक्टोरल रोल की इन कॉपियों पर ही पीवी, सीएसवी और ईडीसी वोटर लिस्ट के नाम सफाई से चिन्हित होते हैं। साथ ही प्रॉक्सी वोटर यदि हैं तो उनकी लिस्ट भी प्राप्त करें। मार्क्ड कॉपियों को प्राप्त करते समय पीठासीन अधिकारी रवि को ये बात सुनिश्चित करनी होती है कि मार्क्ड कॉपियां पूर्ण और त्रुटि रहित हों। ये भी सुनिश्चित करना होता है कि नाम क्रम से लिखे हों। वोटर्स के प्रिंटेड सीरियल नंबरों को किसी एक का नाम अलग से सही तो नहीं किया गया है, कोई नए नंबर तो नहीं डाले गए हैं या कुछ हटाया तो नहीं गया है। रवि को साथ में ये भी सुनिश्चित करना होता है कि चिन्हित इलेक्टोरल रोल की सर्टिफिकेट आरओ और एआरओ द्वारा हस्ताक्षरित हो। अन्य सामग्री। रवि 20 बैलेट पेपर टेंडर्स वोट के प्राप्त करता है और उसे यह भी सुनिश्चित करना होता है कि वो उसी के पोलिंग स्टेशन के हों। वो एएसडी लिस्ट प्राप्त करता है जो कि अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत वोटरों की लिस्ट होती है। उसके पास प्रत्याशियों के हस्ताक्षर के नमूनों की और इलेक्शन एजेंट्स के फोटोकॉपी हैं कि नहीं। इसके अतिरिक्त उसकी टीम को बहुत कुछ और प्राप्त करना होता है। मतदाताओं के लिए रजिस्टर 17A एक पुस्तक, मतदाताओं की पर्चियां 1600, निर्वाचक नामावली की वर्किंग प्रति 3, CSV अगर हो तो 3, मतपत्र निविदत्त मतों के लिए 20, अमिट स्याही 2, एड्रेस टैग नियंत्रण यूनिट के लिए 5, एड्रेस टैग बैलेट यूनिट के लिए 4, स्पेशल टैग 3, ईवीएस के लिए ग्रीन पेपर सील 4, स्ट्रिप सील 3, एरोक्रॉस मार्क रबर स्टैंप 1, बैंगनी रंग का स्टैंप पैड 1, पीठासीन अधिकारी के लिए धातु की मुहर 1, पीठासीन अधिकारी की डायरी 1, चिन्हित करने वाला रबर स्टैंप 1, डमी बैलेट यूनिट 1, पोलिंग पार्टी के सभी सदस्यों के लिए आईडी 1। रवि इस समय चेक कर रहा है कि उसने सभी प्रपत्र और सामग्री प्राप्त कर ली है या नहीं, जो कि मतदान प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। फॉर्म्स की लिस्ट। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची 1, चुनौती दिए गए मतों की सूची प्रारूप 14(2), अंधे या शिथिलांग मतदाताओं के साथियों के लिए प्रारूप 14A(2), निविदत्त मतों की सूची के लिए प्रारूप 17B(2), रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा 17C 10, उपयोग में लाए गए पेपर सील का रिकॉर्ड 2, चुनौती दिए गए मतपत्रों की रसीद बुक 1, पत्र SHO के लिए 4, पीठासीन अधिकारी का घोषणा पत्र मतदान के पूर्व और पश्चात पार्ट 1 to 4 2, अपनी उम्र के बारे में निर्वाचक द्वारा घोषणा के लिए प्रारूप 10, ऐसे निर्वाचकों की सूची जिन्होंने घोषणा के बाद मत दिया या देने से इनकार किया P159 4, घोषणा पत्र अंधे या शिथिलांग मतदाताओं के साथी द्वारा 10, मतदान अभिकर्ता के पास 10, विजिट शीट 2, पीठासीन अधिकारी का प्रपत्र 16,
बिंदु रिपोर्ट के लिए जिसे आरओ या चुनाव क्षेत्र अधिकारी को दिया जाना है P-167-2। इन फॉर्म के अतिरिक्त रवि को बहुत सारे लिफाफे पोलिंग बूथ पर ले जाने होते हैं। लिफाफों की लिस्ट। छोटे लिफाफों के लिए स्टेशनरी कवर SE8 1, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के लिए लिफाफा SE8 1, निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियों के लिए लिफाफा SE8 1, निविदत्त मतपत्रों की सूची के लिए प्रारूप 1, पीठासीन अधिकारी के घोषणा पत्र मतदान के पूर्व और पश्चात के लिए लिफाफा SE5 1, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा के लिए लिफाफा प्रारूप 17C SE5 1, चैलेंज मतपत्रों के लिए SE5 1, अप्रयुक्त और अनुपयोगी पेपर सील का लिफाफा SE5 1, मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र का लिफाफा SE6 1, अंधे और शिथिलांग मतदाताओं की सूची के लिए लिफाफा SE5 1, पीठासीन अधिकारी की डायरी रिपोर्ट SE6 1, निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के लिए लिफाफा SE5 1, रसीद पुस्तक और कैश जब्त के लिए लिफाफा SE6 1, तुलनात्मक घोषणा पत्र के लिए लिफाफा SE5 1, छोटे लिफाफों के लिए लिफाफा अन्य SE7 1, मतदाता रजिस्टर जिसमें मतदाताओं के हस्ताक्षर हों फॉर्म 17A SE8 1, अन्य जरूरी जानकारी के लिए लिफाफा SE5 1, छोटे लिफाफों के लिए लिफाफा SE8 1, पीठासीन अधिकारी के लिए रिकॉर्ड के लिए लिफाफा 40, पीठासीन अधिकारी की डायरी रिपोर्ट SE6 नियम के तहत 1, सारा लिफाफा SE7 2, SE8 3 से 5, अनुपयुक्त मतदान पत्र SE7 5, अन्य कार्यों के लिए जिसे रिटर्निंग ऑफिसर ने रखने का निश्चय किया है 1, अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग के कवर के लिए SE7 1, अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील के लिए लिफाफा SE7, लिफाफे छोटे होने की दशा में पैकिंग पेपर का उपयोग, जहां उपयुक्त लिफाफा उपलब्ध न हो तो सादा लिफाफा उपयोग कर उस पर जरूरी जानकारी लाल स्याही से अंकित करें। रवि और उनके टीम को ढेर सारी स्टेशनरी चेक करनी और ले जानी होती है। स्टेशनरी की लिस्ट। सामान्य पेंसिल 1, बॉल पेन 3 नीले 1 लाल, कोरा कागज 8 पन्ने, पिने 25, माचिस 1, मोहरबंद मोम 6 नग, मतदान प्रकोष्ठ की सामग्री 4, गोंद की लेई 1 बोतल, मोमबत्ती 4, पतला ट्वाइन धागा 20 मीटर, कार्बन पेपर 3, तेल पोंछने के लिए कपड़ा 3, अमिट स्याही की बोतल रखने के लिए कप 1, ड्राइंग पिन 24 नग, रबर बैंड 20 नग, सेलो टेप 1, चेकलिस्ट 2। टीम के लिए परिवहन व्यवस्था कर दी गई है और अब वो अपने पोलिंग स्टेशन पर जाने के लिए तैयार और उत्सुक हैं। पोलिंग स्टेशन को व्यवस्थित करना। रवि और उनकी टीम अपने साथ संबद्ध सुरक्षा टीम के साथ अपने पोलिंग स्टेशन पर एक दिन पहले पहुंचते हैं। सभी पोलिंग अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो अपने पोलिंग स्थल को मतदान से 2 घंटे पहले तैयार कर लें। इस प्रकार व्यवस्था की जाती है कि पोलिंग अधिकारी एक दिन पूर्व पहुंच जाएं और अपने पोलिंग स्थल पर ही रात को विश्राम करें। ईवीएम को न खोलें जब तक निर्धारित समय न हो जाए।
यदि कोई भी पोलिंग ऑफिसर अनुपस्थित है तो पीठासीन अधिकारी का दायित्व है कि वो अपनी पसंद के किसी व्यक्ति का चुनाव कर ले और जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित करे। ये व्यक्ति किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए। पोलिंग स्टेशन की छानबीन। ये हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष रहे और मतदान की गोपनीयता बनी रहे। यदि आवश्यक हो तो अपने हिसाब से परिवर्तन कर सुनिश्चित करें। महिला और पुरुष के लिए अलग अलग लाइनों की व्यवस्था होनी चाहिए। मतदाताओं के आने और जाने के लिए अलग अलग द्वार होने चाहिए। यदि एक ही दरवाजा है तो बांस से दरवाजों को बीच से बांट दें। यह भी सुनिश्चित करें कि पोलिंग स्टेशन पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो। यह भी ध्यान दें कि मतदाताओं को आवागमन की परेशानी न हो। पोलिंग एजेंट इस प्रकार बैठे होने चाहिए कि वो पूरी प्रक्रिया देख सकें। यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि वो वोटिंग मशीन में रिकॉर्ड होते वोट न देख सकें। वोटिंग कंपार्टमेंट खिड़की और दरवाजे से दूर स्थापित हों, जिससे गोपनीयता बनी रहे। वोटिंग कंपार्टमेंट को कार्ड या फ्लेक्स बोर्ड से बनाया जाना चाहिए और उसका माप 23 इंच बाई 23 इंच होना चाहिए। यदि अच्छी हालत में कार्डबोर्ड उपलब्ध हो तो वोटिंग कंपार्टमेंट उससे भी बनाया जा सकता है। वोटिंग कंपार्टमेंट को कंट्रोल यूनिट से उचित दूरी पर होना चाहिए। कंट्रोल यूनिट से वोटिंग यूनिट को जोड़ने वाली केबल पूर्णतः दिखाई देनी चाहिए और मतदाताओं को बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। एक चुनाव प्रक्रिया के लिए वोटिंग सेंटर का मानचित्र कुछ ऐसा होना चाहिए। पोलिंग पार्टी को किसी भी पार्टी के राजनेता के फोटो, निशान अथवा पार्टी के स्लोगन को हटा देना चाहिए। साथ ही मतदान स्थल पर कोई भोजन निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। सिर्फ पोलिंग सामग्री और ईवीएम को सील करने के लिए मोमबत्ती जलाए जाने की अनुमति है। रवि स्वयं सभी आवश्यक सूचनाएं पोलिंग बूथ के बाहर लगाते हैं। नोटिस जिससे पोलिंग क्षेत्र और मतदाताओं का विवरण अंकित होता है। सभी कैंडिडेट्स के चिन्ह और नाम एवं दल का विवरण भी मतदान केंद्र पर अंकित किया जाता है। कौन पोलिंग सेंटर के अंदर आ सकता है? पीठासीन अधिकारी सिर्फ इन व्यक्तियों को ही मतदान केंद्र के अंदर आने की अनुमति दे सकता है। मतदाता, पोलिंग अधिकारी, प्रत्याशी, एक समय पर सिर्फ एक प्रत्याशी का एजेंट, चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति अपने अधिकृत पत्र के साथ, कार्यरत कर्मचारी, मतदाता की गोद में बच्चा, दृष्टिहीन अथवा शिथिलांग व्यक्ति का सहयोगी। ऐसे व्यक्ति जो मतदाता की पहचान या मतदान में सहयोग के लिए हों और पुलिस या सुरक्षा कर्मी बिना पीठासीन अधिकारी की अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था। मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था पीठासीन अधिकारी के विवेकाधीन होती है। सेंट्रल पुलिस फोर्स या सीपीएफ को सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है और सुरक्षा तथा मतदान की नियमितता की जिम्मेदारी उस पर होती है। वो पोलिंग कक्ष में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब पीठासीन अधिकारी को उनकी आवश्यकता हो। पीठासीन अधिकारी को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि पुलिस बल मतदान के पहले पोलिंग सेंटर पर पहुंच जाए। सीपीएफ के जवान पोलिंग सेंटर के दरवाजों पर तैनात होकर हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सुरक्षा कर्मी मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। लोकल राज्य की पुलिस बाह्य तथा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर निगाह रखती है, परंतु किसी भी दशा में लोकल पुलिस बल सीपीएफ को स्थानांतरित नहीं कर सकती है। सौ तथा 200 मीटर चिन्ह महत्वपूर्ण होते हैं। पीठासीन अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वो मतदान केंद्र से 100 मीटर का घेराव अपने नियंत्रण में रखें और 100 मीटर के अंदर
कोई भी कैंप न लगने दे। रवि ने देखा कि एक प्रत्याशी ने 100 मीटर के अंदर अपनी कैनोपी लगा रखी है, जो कि चुनाव आयोग द्वारा प्रतिबंधित है। तो सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर उसे 200 मीटर क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। मॉकपोल का आयोजन। रवि अब सभी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र और उनके हस्ताक्षरों की जांच करते हैं। रवि मॉकपोल का आयोजन असली चुनाव से 1 घंटा पहले करते हैं। कम से कम 50 वोट रैंडम आधार पर नोटा के साथ सभी प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट द्वारा इस दौरान डाले जाते हैं। अगर पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति मॉक पोल के शुरू होने के 20 मिनट के अंदर नहीं होती है तो पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी द्वारा मॉक पोल कराएंगे। अगर पोलिंग एजेंट मॉक पोल के दौरान आ जाते हैं तो पीठासीन अधिकारी मॉक पोल प्रक्रिया को न ही रोक सकता है और न ही फिर से शुरू कर सकता है। मॉक पोल एक आवश्यक चरण होता है और पीठासीन अधिकारी को प्रमाण देना होता है कि इस दौरान ईवीएम की बैटरी और सीयू घड़ी की कार्यप्रणाली की जांच की जाती है। मॉक पोल शुरू होने से पहले क्लियर बटन और उसके उपरांत टोटल बटन दबाकर पोलिंग एजेंट को दिखाया जाता है कि ईवीएम में पहले से कोई वोट नहीं डाला गया है। उसके बाद मॉक पोल की शुरुआत सभी प्रत्याशियों के बटन और नोटा बटन दबाकर की जाती है। जब सभी प्रत्याशियों के बटन बार बार दबाए जा चुके होते हैं, फिर क्लोज बटन दबाने के बाद फिर से बैलेट बटन दबाकर यह दर्शाया जाता है कि अब कोई वोट नहीं डाला जा सकता। उसके बाद रिजल्ट बटन दबाकर सभी प्रत्याशियों का रिजल्ट एजेंटों को दिखाया जाता है। जब एजेंट संतुष्ट हो जाएं, तो क्लियर बटन दबाकर मॉक पोल के सभी वोटों को मिटा दिया जाता है। इसके उपरांत मॉक पोल का प्रमाण पत्र तैयार करना होता है और इसे पर्यवेक्षकों और एजेंटों से हस्ताक्षरित कराया जाता है। जब सीयू पूर्णतः ठीक से काम कर रहा है और उसे अब सील किया जाता है। मॉक पोल के रिजल्ट को क्लियर करना न भूलें और इसका जिक्र चुनावी प्रमाण पत्र में अवश्य करें। मॉक पोल के बाद सीयू को पहले से प्रदान किए गए सील और चिन्हों से चिन्हित करके असल चुनाव के लिए तैयार करें। मतदान केंद्र के लिए दिए गए बटन पर दिए गए कागज की हरी सील को लगाएं। रिजल्ट कंपार्टमेंट को इस तरह बंद करें कि हरे सील का छोर बाहर की तरफ हो। रिजल्ट सेक्शन को कंपार्टमेंट में सील करें। स्पेशल टैग को इस तरीके से लगाएं कि क्लोज बटन अच्छी तरह से दिखाई दे। रिजल्ट सेक्शन के दरवाजे को इस तरह सील करें कि हर सील के दोनों छोर बाहर की तरफ निकले हों। अब रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कंपार्टमेंट को एड्रेस टैग का इस्तेमाल कर सील करें। अब बाहरी पेपर के स्टील सीप को इस तरह से लगाएं कि उसका गोंद लगा हुआ ए अक्षर द्वारा चिन्हित किया गया छोर हरे सील के नीचे हो।
ए अक्षर के ऊपर से वैक्स पेपर हटा दें और हरे सील के छोर का निचला हिस्सा उस पर चिपकाएं। बी अक्षर के ऊपर के वैक्स पेपर को हटाकर उसे ग्रीन पेपर सील के ऊपर चिपकाएं। बी के छोर को चिपकाने के बाद सी का छोर ऊपर की तरफ आ जाएगा। सी के ऊपर का वैक्स पेपर हटाएं। ग्रीन पेपर सील के दूसरे छोर को सी के ऊपर चिपकाएं। अब स्ट्रिप सील को सीयू के नीचे होते हुए वापस शुरुआत की स्थिति में लेकर आएं। अब डी अक्षर का छोर ऊपर की तरफ होगा। इसके वैक्स पेपर को हटाएं और उसे ग्रीन पेपर सील के ऊपर चिपकाएं। कंट्रोल यूनिट अब असली चुनाव के लिए तैयार है। अब चुनावी एजेंटों को स्ट्रिप सील के ऊपर लिखे हुए क्रम संख्या को नोट करने और दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दें और अपना खुद का हस्ताक्षर भी उस पर करें। चुनाव के तुरंत पहले चुनावी क्षेत्र में बीएलओ का आगमन हो चुका है। वो वोटर लिस्ट की प्रतिलिपि जो कि चुनाव के एक हफ्ते पहले जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की गई होती है के साथ उपस्थित होते हैं। ये सिर्फ इस संदर्भ के लिए होता है कि अगर कोई वोटर आईडी गंवा देता है या लाना भूल जाता है। चुनाव निर्धारित समय से शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो रवि को उसके कारण पीठासीन अधिकारी की डायरी में लिखने होते हैं। पीठासीन अधिकारी को नए वोटिंग मशीन की लॉक और 3 घोषणा पत्रों को चुनाव से तुरंत पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के तुरंत बाद बनाना होता है। रवि कुमार अब पहले घोषणा पत्र को सबकी उपस्थिति में पढ़ रहे हैं और उसके हस्ताक्षर ले रहे हैं। उसके उपरांत वो चुनावी गोपनीयता के बारे में सबको चेतावनी देंगे और वे इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर और वोटर लिस्ट की चिन्हित की गई प्रतिलिपि तथा फॉर्म नंबर 17A को सभी एजेंटों को प्रदर्शित करेंगे। अब पोलिंग बूथ असल वोटिंग के लिए तैयार है। मतदान के दौरान रवि कुमार अब घोषणा करते हैं कि चुनाव आरंभ हो चुका है। मतदान केंद्र के अंदर उपस्थित मतदान अधिकारियों को विशिष्ट कार्यभार को संभालना होता है। हम एक आम मतदाता को चुनावी प्रक्रिया समझने के लिए मदद कर रहे हैं और चुनावी कर्मचारियों की जिम्मेदारी को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रथम मतदान अधिकारी, चिन्हित मतदाता लिस्ट के प्रभारी, मतदाताओं की पहचान। द्वितीय मतदान अधिकारी, अमिट स्याही का प्रयोग, मतदाता का क्रमांक मतदाता लिस्ट के अनुसार नोट करना, वोटर रजिस्टर 17A के अनुसार मतदान के क्रम में। तृतीय मतदान अधिकारी, वोटर स्लिप को इकट्ठा करना और सुरक्षित रखना, वोटर की उंगली पर अमिट स्याही की जांच, कंट्रोल यूनिट पर दिए गए बटन को दबाकर मतदाता को वोट देने की अनुमति देना। कुछ चुनाव केंद्रों पर माइक्रो पर्यवेक्षकों को भी नियुक्त किया जाता है, जिनके बारे में हम इस फिल्म के आगे हिस्से में बातचीत करेंगे। चुनाव के दौरान मतदाताओं की विनियमित प्रवेश का प्रावधान करना अत्यंत आवश्यक होता है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक, शारीरिक रूप से अक्षम, बच्चों के साथ उपस्थित महिला मतदाताओं को वरीयता दी जाती है। दृष्टिहीन और मूक बधिर मतदाताओं को भी वरीयता दी जाती है। रवि और उसकी टीम को सभी मतदान कक्ष में प्रवेश की अनुमति होती है अगर बैलेट मशीन ढंग से काम नहीं कर रही है, अगर पीठासीन अधिकारी को लगता है कि कोई मतदाता वोट डालने में ज्यादा समय या कोई शरारत कर रहा है। पीठासीन अधिकारी पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में ही मतदान कक्ष में प्रवेश कर सकता है। एक पीठासीन अधिकारी के तौर पर उसकी जिम्मेदारी होती है कि सच्चाई एवं ईमानदारी से संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया को पूरा कराए। इसके लिए सबसे बड़ा उपकरण पीठासीन अधिकारी की डायरी होती है कि गलत और उचित एंट्री समय समय पर करते हैं और मतदान के खत्म होने पर इंतजार नहीं करते। विशेष परिस्थितियों का नियंत्रण। मतदान के दौरान कई बार
कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे मतदाता को चुनौती, टेंडर वोट, अंधे और अशक्त मतदाता द्वारा मतदान, किसी और के स्थान पर आए मतदाता, मतदाता जिसके पास तर्जनी उंगली न हो, मतदाता जिसके दोनों हाथों में तर्जनी उंगली न हो, अवयस्क मतदाता, गोपनीयता का भंग होना, जेड कैटेगरी सुरक्षित मतदाता, एसबीजी सुरक्षित मतदाता और ईडीसी और पोस्टल बैलेट। अब हम ऐसी परिस्थितियों का परीक्षण करते हैं। विशेष परिस्थितियों का नियंत्रण। मतदाता को चुनौती। सर्वप्रथम मतदाता की पहचान पर शंका होने की स्थिति पर समस्या का निस्तारण। चलिए हम ये देखते हैं कि क्या क्या अनदेखा किया जा सकता है। अगर वोटर की पहचान कर ली जाती है तो ई रोल या ईपीआईसी में नाम, उम्र, लिंग, पता और संबंध में हुई गलतियों की अनदेखी की जा सकती है। ई रोल या ईपीआईसी नंबर में हुई गलतियों को भी अनदेखा किया जा सकता है। मतदाता जिसकी फोटो पहचान पत्र किसी और निर्वाचन क्षेत्र का हो को मतदान की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते उसका नाम उस मतदान केंद्र के ई रोल में हो। मतदान अभिकर्ता भी मतदाता की पहचान पत्र को चुनौती दे सकते हैं। उन्हें हर चुनौती पर 2 रुपए का शुल्क जमा करना होता है। ऐसी हर चुनौती के लिए आपको क्रमशः जांच करनी होती है। मतदाता को उसकी पहचान पर की गई चुनौती की चेतावनी दें। अब चुनौती दिए गए मतदाता का नाम फॉर्म 14 में अंकित करके उससे उस पर हस्ताक्षर या अंगूठा लगाने को कहें। ऐसा करने से मना करने पर उसे वोट देने से रोक दें। अब चुनौतीकर्ता को उसके पास दिए गए चुनौती पर पर्याप्त सबूत देने होते हैं। अगर वो उसमें सक्षम न हो तो चुनौती निरस्त कर दें। अगर वो सबूत दे सके तो मतदाता को उसकी चुनौती पर सफाई देने का मौका दें। अगर मतदाता अपनी पहचान साबित कर सके तो उसे मतदान करने की अनुमति दें। अगर वो पहचान साबित करने में अक्षम है तो चुनौती को सही ठहराते हुए उसे वोट न करने दें और पुलिस के हाथों सौंप दें। आप स्थानीय लोगों की मदद लेकर चुनौती की जांच कर सकते हैं और चुनौती सही साबित होने पर 2 रुपए वापस कर दें। अगर लगता है कि चुनौती सबूतों के अभाव में की गई है तो शुल्क जब्त कर लें और फॉर्म 14 पर जब्त लिखकर जरूरी दस्तावेजों को जोड़ दें। पीठासीन अधिकारी को ऐसे मतदाता की सूची बनानी होती है। टेंडर मतदान। टेंडर बैलेट पेपर उन मतदाताओं के लिए होता है जिनकी सही पहचान उनकी वोटर आईडी से कर दी गई है, लेकिन किसी और ने पहले से ही उनके नाम पर वोट डाल दिया है। आपके पास टेंडर मतदान किए जाने के लिए 20 बैलेट पेपर दिए जाते हैं। उन्हें देने से पहले उनके पीछे टेंडर बैलेट पेपर लिख दें। फॉर्म 17B पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लें और दिए गए सभी टेंडर बैलेट पेपर की सूची रखी जाए। रवि की देखरेख में टेंडर्ड बैलेट पेपर की कार्रवाई की जाती है। वो मतदाता को एक स्याही लगा हुआ रबर स्टैंप देता है, जिससे मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को बैलेट पेपर पर चिन्ह लगाकर चयन करता है। वोटर उस पेपर को मोड़कर रवि के हाथों में सौंप देता है। यहाँ अंधे और अक्षम मतदाता होने पर उसके साथी को प्रवेश की अनुमति दी जाती है। रवि ऐसे सभी वोटों को और उनके फॉर्म 17B को निर्धारित लिफाफे में रख देता है जो उसे पहले से प्रदान किया गया है। दृष्टिहीन और अक्षम वोटर। दृष्टिहीन और अक्षम वोटर के होने पर उनके साथी को उनके साथ आने की अनुमति दें, अगर वोटर चाहता है तो। ये साथी
18 वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिए और मतदान से पहले घोषणा पत्र पर मतदान की गोपनीयता का भरोसा दे चुका हो कि वो उस दिन और किसी मतदाता के साथी के रूप में किसी और मतदान केंद्र पर नहीं गया है। रवि कुमार को ऐसे सभी लोगों की सूची फॉर्म 14A पर बनानी होती है और मतदान ड्यूटी पर लगे स्टाफ को किसी दृष्टिहीन तथा अक्षम वोटर को साथी बनाने की अनुमति नहीं होती है। अक्षम साक्षर मतदाता फॉर्म पर अपना हस्ताक्षर करे और अशिक्षित वोटर फॉर्म पर अपने अंगूठे का निशान लगाएं। ऐसी स्थिति में जब अक्षम मतदाता अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उनके साथी को हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्रदान करना होता है। ऐसे सभी मामलों में एक नोट मतदाता रजिस्टर के टिप्पणी स्तंभ पर बनाना होता है कि अंगूठा या हस्ताक्षर मतदाता के साथी का है। पहचान रजिस्टर के आखिरी 4 अंक भी उसी स्तंभ में लिखे जाने चाहिए। वोटर जिसके बाएं हाथ में तर्जनी उंगली न हो। ऐसी स्थिति में जब वोटर के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली न हो तो अमिट स्याही उसके बाएं हाथ के बीच की उंगली में लगाई जानी चाहिए और अधिक उंगलियां न होने पर स्याही क्रम में आई हुई अगली उंगली पर लगाई जा सकती है और उसके बाएं हाथ में कोई उंगली न होने पर स्याही उसके दाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर लगाई जा सकती है। यदि दाएं हाथ की तर्जनी उंगली न हो तो स्याही क्रम में पहले आने वाली उंगली पर लगाई जा सकती है और यदि कोई भी उंगली न हो तो स्याही उसके बाएं या दाएं हाथ के ऊपर उपस्थित के अनुसार लगाई जानी चाहिए। अवयस्क मतदाता। ऐसी स्थिति में जब कोई मतदाता रवि के अनुसार अवयस्क हो तो वो उस मतदाता से अनुबंध 10 के अनुसार एक घोषणा पत्र पर उस मतदाता की उस साल 1 जनवरी में हुई उम्र को इलेक्टोरल रोल के संदर्भ में लेता है। ऐसे घोषणा पत्र लेने से पहले मतदाता को सेक्शन 31 रिप्रेजेंटेशन ऑन द पीपल एक्ट 1950 में दिए गए सजा के प्रबंधों को सूचित करना होता है। रवि को ऐसे मतदाताओं की सूची जिनसे ऐसे घोषणा पत्र लिए गए हों अनुबंध 11/1 में लेनी होती है। उन्हें ऐसे मतदाता की सूची भाग 2 में लिखनी होती है जो घोषणा पत्र देने से इनकार करते हैं और बिना वोट दिए वापस चले जाते हैं। प्रॉक्सी वोट्स यानी किसी और के स्थान पर दिए जाने वाले मतदान। प्रॉक्सी वोट एक और स्थिति होती है। क्लासिफाइड सर्विस वोट्स CSV को अपना वोट किसी और के द्वारा जो कि पहले से ही डालने की अनुमति होती है। आपके पास प्रॉक्सी वोटरों की सूची RO द्वारा पहले ही प्रदान की जाती है। CSV की सीरियल नंबर को फॉर्म 17 के 2 स्तंभ में अंकित किया जाता है। प्रॉक्सी वोटरों की स्थिति में अमिट स्याही उनके बीच वाली उंगली पर लगाई जाती है। यदि उसी मतदान केंद्र पर वो खुद मतदाता है तो वो स्वयं का भी वोट डालेगा। इस बार अमिट स्याही उसकी तर्जनी में लगाई जाएगी। Z सुरक्षा की स्थिति में किसी भी व्यक्ति के साथ आए सुरक्षा कर्मी को मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होती, सिवाय वे मतदाता जिन्हें Z सिक्योरिटी और
एसपीजी सुरक्षा प्रदान की गई है। इस स्थिति में सादे कपड़ों में आए व्यक्ति या हथियारबंद सुरक्षा कर्मी मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं। शर्त यह होगी कि उनके हथियार दिखाई न दें। अन्य विशेष परिस्थितियों का नियंत्रण। ऐसी स्थिति में जब मतदाता का नाम एएसडी सूची में हो, अधिक सावधानी बरतकर उनके पहचान को पुख्ता करके ही उन्हें मतदान के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। अन्य स्थितियों की सूची और उनके निस्तारण के तरीके हैं। ऐसी स्थिति में जब मतदाता क्रमिक मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इनकार करता है और मतदान की गोपनीयता को भंग करता है और आपके द्वारा दिए गए चेतावनी को अनदेखी करता है, तो उसकी पर्ची को ले लें और उन्हें वोट प्रदान करने की अनुमति न दें और फॉर्म 17A वोटरों की सूची की टिप्पणी स्तंभ में वोट डालने की अनुमति नहीं लिखकर चिन्हित करें और उसे लेखन के नीचे अपना हस्ताक्षर करें और पीठासीन अधिकारी की डायरी में इस परिस्थिति का जिक्र करें। ये एक ऐसा मतदाता है जो कि अपना मतदाता सूची क्रमांक और हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह देने के बाद किसी भी प्रत्याशी को न चुनने का फैसला करता है। रवि उन्हें बदले बटन चुनकर अपने निर्णय के अनुसार किसी प्रत्याशी को न चुनकर भी अपना मतदान प्रदान करने का उपाय बताते हैं। नोटा का प्रावधान भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वोट न करने की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए पेश की गई है। पोस्टल बैलेट और इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट पर ईडीसी द्वारा मतदान। यदि सरकारी कर्मचारी जो इलेक्शन ड्यूटी पर है आमतौर पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी पर नहीं होते हैं, इस स्थिति में जब वो अपने निर्वाचन क्षेत्र जहां पर वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं के बाहर इलेक्शन ड्यूटी पर होते हैं, उन्हें पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर अपना मतदान करना होता है। पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया में मतदान अधिकारियों को मतदान से एक दिन पहले तक ये सुविधा प्रदान की जाती है। कई बार लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव के दौरान अधिकारियों को उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी के लिए नियुक्त किया जाता है जहां के वे पंजीकृत मतदाता होते हैं। इस स्थिति में ये अधिकारी अपना वोट पोस्टल बैलेट द्वारा दे सकते हैं। अधिकारी जिसे अपने ही निर्वाचन क्षेत्र के किसी मतदान केंद्र में नियुक्त किए जाने पर वो उसी मतदान केंद्र पर अपना मतदान पोस्टल बैलेट द्वारा कर सकते हैं। ऐसे अधिकारी जिनकी नियुक्ति उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र में हुई हो लेकिन उनके मतदान केंद्र में न हुई हो, या जिनकी नियुक्ति ईडीसी के बाद चुनाव से पहले रद्द कर दी गई हो, अपने वोट उस निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी मतदान केंद्र पर कर सकते हैं। पीठासीन अधिकारी ऐसे ईडीसी वोटरों की सूची मतदान के लिए अनुमति देने से पूर्व तैयार कर लेंगे और इसकी एंट्री फॉर्म 17A और 17C और पीठासीन अधिकारी की डायरी में करेंगे। चुनाव का स्थगन या रोका जाना। पीठासीन अधिकारी के रूप में रवि कुमार के पास मतदान स्थगित या रोके जाने का अधिकार है, पर सिर्फ कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भारी बर्फबारी, तीव्र तूफान इत्यादि। जरूरी चुनावी सामग्री का न मिल पाना या नुकसान होना, जैसे कि वोटिंग मशीन, चिन्हित मतदाता सूची इत्यादि। मतदान केंद्र के निकट तीव्र बाधाएं जैसे कि दंगा या फसाद जिन्हें पुलिस नहीं रोक पा रही हो। आयोग का अनुबंध है कि यदि मतदान तयशुदा समय से 2 घंटे के अंदर शुरू नहीं हो पाता है तो मतदान अपने आप ही स्थगित हो जाता है। अगर आपके मतदान केंद्र में पोलिंग स्थगित हो जाती है तो आपको इसकी जानकारी पूरे तथ्यों के साथ तुरंत ही निर्वाचन अधिकारी को देनी होती है और वहां पर उपस्थित सभी को ये भी सूचित करना होता है कि एक नई मतदान की तिथि चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की जाएगी। ईवीएम यंत्र और सारे मतदान कागजात एवं सामग्री पोलिंग एजेंटों के समक्ष सील कर सुरक्षित रख दी जानी चाहिए। स्थगित मतदान को दोबारा शुरू किए जाने पर सिर्फ वे ही मतदाता मतदान के लिए अधिकृत होंगे जिन्होंने
मतदान स्थगित होने के पहले वोट नहीं दिया था। निर्वाचन अधिकारी मतदाताओं की सूची पोलिंग ऑफिसर को प्रदान करेगा और वो रजिस्टर भी प्रदान करेगा जो स्थगन के पहले इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही उन्हें एक नई वोटिंग मशीन भी प्रदान की जाएगी। सभी प्रक्रियाओं को स्थगित किए गए चुनाव की तरह ही पूरा किया जाएगा। चुनाव का अमान्य घोषित किया जाना। चुनाव तब अमान्य घोषित किया जाता है जब चुनाव आयोग अपनी तरफ से एक चुनाव को अमान्य घोषित करके नए चुनाव की घोषणा कर सकता है। वो इन स्थितियों में होता है जब कोई भी वोटिंग मशीन गैर कानूनी रूप से ले ली गई हो, ईवीएम गलती से या जानबूझकर नष्ट कर दिया गया हो, कोई क्षति पहुंची हो या कोई छेड़खानी की गई हो जिससे नतीजे निर्धारित न किए जा सकें। ईवीएम में तकनीकी या अन्य खामियां उत्पन्न हो जाएं, जिससे कि वोटिंग प्रक्रिया में बाधा आ जाए। मतदान केंद्र पर कब्जा किया जाना। एक पीठासीन अधिकारी के तौर पर अगर आपको लगता है कि मतदान केंद्र पर अवैध कब्जा किया जा रहा है तो तुरंत ही पीठासीन अधिकारी ईवीएम के क्लोज बटन को दबाकर तुरंत पुलिस को सूचित करे। ईवीएम के क्लोज बटन को दबाए जाने के बाद ईवीएम किसी भी मतदान को पंजीकृत नहीं करेगा। रवि को इसकी सूचना निर्वाचन अधिकारी को तुरंत ही देनी होती है और चुनाव आयोग को भी सूचित करना होता है। चुनाव आयोग मतदान के हालात को देखते हुए मतदान को स्थगित कर सकता है अगर उन्हें यह लगता है कि किए गए वोटों के साथ कोई छेड़खानी न हुई हो, या नए चुनाव के आदेश दे सकता है। जब चुनाव आयोग नए चुनाव के आदेश देता है, यह भी उसके पूर्व चुनाव की तरह ही व्यवहार में लाया जाएगा और सभी मतदाता दोबारा वोट दे सकेंगे, एक नए बदलाव के साथ जिनमें उनके बाएं हाथ की मध्य उंगली पर अमिट स्याही से निशान बनाया जाएगा। चुनाव हुए मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त व्यवस्था, माइक्रो पर्यवेक्षक आदि। आपके मतदान केंद्र में अतिरिक्त व्यवस्था भी हो सकती है, जैसे वीडियो कैमरा या फोटो कैमरा का इस्तेमाल, वेबकास्टिंग या माइक्रो पर्यवेक्षक की नियुक्ति। हम इसके बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर भारत सरकार अथवा केंद्रीय सार्वजनिक सेक्टर उपक्रम का कर्मचारी जो कि ग्रुप सी से नीचे की रैंक का न हो को सूक्ष्म पर्यवेक्षक यानी माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर किसी भी मतदान केंद्र पर नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्त सूक्ष्म पर्यवेक्षक यानी माइक्रो ऑब्जर्वर चुनाव आयोग के सामान्य पर्यवेक्षकों को विवरण देते हैं और उन्हीं के द्वारा पूर्ववत प्रशिक्षित और संचालित किए जाते हैं। एक माइक्रो ऑब्जर्वर अपनी नियुक्ति पत्र, परिचय पत्र आदि डीईओ द्वारा प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होता है और अपने साधन से डिस्पैच सेंटर और पोलिंग टीम के साथ मतदान केंद्र तक जाने के लिए भी प्रतिबद्ध रहता है। वो मतदान केंद्र में मतदान से कम 1 घंटे या 1 दिन पहले दिए गए निर्देशानुसार पहुंचता है। रिसीव सेंटर के लिए उसकी वापसी बाकी पोलिंग टीम के सदस्यों के साथ होती है। वो भी अपने मतदान का अधिकार बैलेट पेपर अथवा ईडीसी के द्वारा अन्य मतदान अधिकारियों की तरह कर सकता है। ऐसी स्थिति में जब उनकी नियुक्ति किसी ऐसे स्थान पर होती है जहां एक से ज्यादा मतदान केंद्र हों, वो उस स्थान के सारे मतदान केंद्रों के लिए जिम्मेदार होता है और वो अपना समय इन मतदान केंद्रों के बीच बांटता है और निरंतर इनका परीक्षण करता है और अपनी उपस्थिति की जानकारी मतदान अभिकर्ताओं को देता है। उसकी कई जिम्मेदारियां होती हैं और वो कई सारे भार संभालता है, जैसे सभी प्रशिक्षण एवं विवरण में सम्मिलित होकर निर्देशन और शिक्षण जो कि चुनाव रिपोर्ट आयोग द्वारा दी गई होती है, सभी निर्देशों का पालन करता है। सभी संचार विवरणों को आरओ से लेता है। मतदान केंद्र की तैयारी का जायजा लेता है, जिसमें पोलिंग पार्टी के विभिन्न सदस्यों का जायजा लेना और सुरक्षा कर्मियों और वहां पर दी गई सुविधाओं तथा सामग्रियों तथा सभी तैयारियों की पूर्तियों का जायजा लेता है। मॉक पोल के दौरान चुनाव का समय और अन्य विवरणों का लेखा जोखा भी रखता है और मॉक पोल के डेटा को ठीक तरीके से मिटाए जाने और मॉक पोल के प्रमाण पत्र को ठीक से भरे जाने का विवरण असल चुनाव से पहले निरीक्षण करता है। वो चुनावी प्रत्याशियों, अभिकर्ताओं इत्यादि पर
मॉक पोल और असल चुनाव के दौरान नजर रखता है। वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि हर समय मतदान केंद्र के अंदर कम से कम एक चुनाव अधिकारी और अभिकर्ता उपस्थित हो। वो इस बात की भी निगरानी रखता है कि मतदान अभिकर्ताओं की एंट्री पास प्रक्रिया को ठीक ढंग से पालन किया जा रहा है या नहीं। वो इस बात की भी निगरानी रखता है कि मतदाताओं को मतदान देने से उनके प्रमाण पत्रों द्वारा EPIC में पहचान के लिए की गई है या नहीं। इस बात की भी निगरानी वो रखता है कि वोटर रजिस्टर फॉर्म 17A में मतदाताओं की पहचान की जानकारी सही तरीके से दी गई है। इस बात की भी जानकारी लेना अनिवार्य है और उसका कर्तव्य है कि मतदान कक्ष ठीक से रखा गया हो, जिससे कि चुनावी गोपनीयता बनी रहे। वो इस बात की निगरानी भी रखता है कि पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी मतदान कक्ष की तरफ जाकर मतदाताओं पर कोई प्रभाव तो नहीं डाल रहा है या कोई अधूरी जानकारी तो नहीं दे रहा है। वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि ECI दिशा निर्देशों के तहत सभी कार्यों का एहतियात की तरह पालन हो रहा है या नहीं। ये देखना कि मतदान केंद्र में सेक्टर अधिकारी के द्वारा जांच हुई है या नहीं। ये देखना कि हर घंटे EVM में डाले गए मतों की संख्या और फॉर्म 17A में लिखे गए मतदाताओं की संख्या का मिलान किया गया है या नहीं। ये देखना कि मतदान अभिकर्ताओं को बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ग्रीन पेपर सील की क्रमांक नोट करने दिए गए हों। ये देखना कि मतदाताओं की सूची जो कि पोस्टल बैलेट और EDC के साथ दी गई थी, पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अभिकर्ताओं के पास हो। ये तय करना कि कोई अनधिकृत व्यक्ति चुनाव के दौरान मतदान केंद्र के अंदर किसी भी समय पर उपस्थित न हो। ये देखना कि मतदाता की उंगलियों पर अमिट स्याही के निशान बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर ठीक ढंग से लगा हो। ये देखना कि पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र में घटित होने वाली घटनाओं का समय समय पर विवरण लिख रहा है। ये तय करना कि वोटिंग मशीन तथा अन्य चीजों का सील किया जाना ECI के नियमानुसार हुआ हो। ये तय करना कि फॉर्म 17C की प्रतिलिपि चुनाव की समाप्ति के बाद सभी मतदान अभिकर्ताओं को सौंपी गई हो। सभी शिकायतों का उनके तीव्रता के हिसाब से विवरण और उसे समझने की कोशिश करना। इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी समय हुई किसी भी गड़बड़ी का मतदान के दौरान होने की जानकारी सामान्य पर्यवेक्षक तक जल्द से जल्द पहुंचा दी गई हो। चुनाव के बाद चुनाव के दौरान हुए हर घटनाक्रम की रिपोर्ट सामान्य पर्यवेक्षक को सौंपी जाए और भी कोई जिम्मेदारी चुनाव आयोग द्वारा या सामान्य पर्यवेक्षक द्वारा उन्हें दी जा सकती है। ध्यान रहे कि किसी भी कारणवश एक सूक्ष्म पर्यवेक्षक पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी का कार्य नहीं संभाल सकता। उनका काम सिर्फ ये निर्धारित करना होता है कि चुनावी प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से हो रही हो और चुनाव भंग न हो रहा हो। एक मैक्रो ऑब्जर्वर एक से ज्यादा चुनावी चरणों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। एक से ज्यादा मतदान केंद्रों पर नियुक्त होने पर वो सभी मतदान केंद्रों के प्रभारी का कार्य करता है। अगर इसके विपरीत उसे कोई निर्देश न दिया गया हो तो वो निर्वाचन क्षेत्र में नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक के पर्यवेक्षण में काम करता है और अपनी रिपोर्ट दिए गए प्रारूप के हिसाब से एक सील बंद लिफाफे में रखकर रिसिप्ट सेंटर को जमा करता है। माइक्रो ऑब्जर्वर को किसी भी समय हुए किसी असामान्य घटनाक्रम को जल्दी से जल्दी संचार के उपस्थित माध्यमों के द्वारा सामान्य पर्यवेक्षक को सूचना देनी होती है। एक सूक्ष्म पर्यवेक्षक की जरूरत चुनाव के बाद हो रहे समीक्षा के बाद भी होती है, जिससे कि वो सामान्य पर्यवेक्षक को इस विषय में राय बता सके। इस दौरान उसके द्वारा बनाई गई रिपोर्ट भी मान्य होती है। PRO और मतदान अधिकारियों से अपेक्षित होता है कि वो सूक्ष्म पर्यवेक्षक यानी मैक्रो ऑब्जर्वर को अपने सभी कर्तव्य को पूरा करने में पूर्ण सहयोग करेंगे। सूक्ष्म पर्यवेक्षक की रिपोर्ट का प्रारूप। क्या मॉक पोल सूक्ष्म पर्यवेक्षक की देखरेख में हुए हैं या नहीं? क्या मॉक पोल का डेटा बैलेट यूनिट से क्लियर करने के बाद EVM में संख्या मॉक पोल के बाद असल चुनाव से पहले शून्य कर दी गई या नहीं? हर राजनीतिक पार्टी के कितने मतदान अभिकर्ता मॉक पोल के दौरान उपस्थित थे? क्या किसी भी समय एक ही पार्टी के एक से अधिक मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र में प्रस्तुत रहे? क्या मतदान अभिकर्ता को ग्रीन पेपर सील, CVU और बैलेट यूनिट की सील नोट करने को दी गई है या नहीं? क्या एंट्री पास सिस्टम ठीक से लागू किया गया और क्या किसी भी समय मतदान केंद्र के अंदर अनधिकृत रूप से कोई उपस्थित रहा?
क्या अमिट स्याही से बाएं हाथ की तर्जनी पर ढंग से स्याही लगाई गई? क्या पहचान पत्र की जानकारी को समय समय पर वोटर रजिस्टर फॉर्म 17A में लिखा गया? क्या पोस्टल बैलेट द्वारा वोट करने की आज्ञा मिले मतदाताओं की सूची पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ता के पास थी? और क्या पोस्टल बैलेट द्वारा वोट करने की अनुमति प्राप्त व्यक्ति स्वयं मतदान करने आया? और क्या किसी भी व्यक्ति के ईडीसी का प्रयोग करके मतदान किया? क्या पीठासीन अधिकारी अपनी डायरी पर समय समय पर हो रहे घटनाक्रमों के बारे में जानकारी तुरंत लिख रहा था? क्या पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी मतदान कंपार्टमेंट की तरफ जाकर कोई अमान्य सूचना तो नहीं दे रहे थे? क्या मतदाताओं की समीक्षा अनुपस्थित होने पर, बदलने पर और नए प्रतिलिपि आने पर सावधानी से पीठासीन अधिकारी ने ईसीआई दिशा निर्देशों की अनुरूपता से किया? क्या मतदाताओं के खाते की प्रतिलिपि जो फॉर्म 17 में लिखी गई है, मतदान अभिकर्ताओं को प्रदान कर दी गई है? क्या मतदान कंपार्टमेंट ढंग से बनाया गया था जिससे कि मतदान की गोपनीयता बनी रहे? क्या निर्देशों के अनुसार वोटिंग मशीन को सील किया गया? क्या किसी भी मतदान अभिकर्ता, चुनावी अभिकर्ता या किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा शिकायत दर्ज की गई, और यदि हाँ तो किस प्रकार की? कोई और घटना जिसके बारे में आप जानकारी उजागर करना चाहते हो? सूक्ष्म पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, फोन नंबर, दिनांक और समय उपरोक्त फॉर्मों के साथ हस्ताक्षरित होने चाहिए। मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर वीडियो एवं फोटो कैमरा का इस्तेमाल। वीडियो या फोटो कैमरे का इस्तेमाल मतदान केंद्र पर किया जा सकता है। इन्हीं कैमरों के द्वारा वेबकास्टिंग की जा सकती है। यदि कैमरे का इस्तेमाल मतदान केंद्र पर हो रहा है तो अतिरिक्त व्यक्ति को उसके संचालन के लिए रखा जा सकता है। कैमरे को मतदान केंद्र में इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि उससे मतदाताओं का क्रम, मतदान केंद्र के अंदर की कार्रवाई जैसे मतदाताओं की पहचान, अमिट स्याही का इस्तेमाल इत्यादि दिखाई जा सके। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कैमरे के द्वारा मतदान की गोपनीयता को किसी भी ढंग से भंग न किया जाए। कैमरे द्वारा क्या रिकॉर्ड किया जा सकता है? वीडियोग्राफर या फोटोग्राफर को निश्चित करना होता है कि आवश्यक घटनाक्रम जैसे मॉक पोल, ईवीएम की सीलिंग, ईवीएम की सील पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर इत्यादि सही ढंग से रिकॉर्ड हों। मतदान केंद्र में किसी भी प्रतिकूल घटना का होना भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। विशेष रूप से इन चीजों को अवश्य रिकॉर्ड करना चाहिए। वोटरों पर प्रभाव डालने की कोशिश, मतदाताओं को घूस देने की कोशिश, निर्धारित 100 मीटर के दायरे के अंदर चुनावी प्रचार की कोशिश, मतदान कंपार्टमेंट की स्थिति, मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति, मॉक पोल का क्लियर किया जाना, ईवीएम का सील होना, मतदाताओं की पहचान की प्रक्रिया, पंक्तिबद्ध मतदाता, मतदान खत्म होने के समय पंक्तिबद्ध लोगों की संख्या, मतदान केंद्र के पास किसी भी असामान्य घटना का होना, सेक्टर ऑफिसर, पर्यवेक्षकों और अन्य चुनावी कार्यकर्ताओं अथवा प्रत्याशी के अलावा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों का आगमन, किसी भी ईवीएम का बदला जाना, मतदान केंद्र की कोई घटना। सभी वीडियो तथा फोटो सही दिन और समय को चिन्हित करते हुए करने चाहिए जिससे कि सही समय और दिन की समीक्षा की जा सके। बताई गई सूची निर्देश मात्र है, संपूर्ण सूची नहीं। इसकी जानकारी भी लें कि आपके मतदान केंद्र में वेबकास्टिंग या लाइव वेब स्ट्रीमिंग डीईओ के दिशा निर्देशों से होती है। मतदान का समापन। ये दिन रवि कुमार और उनकी टीम के लिए काफी कठिन और महत्वपूर्ण था। अब चुनावी प्रक्रिया समाप्ति की समय सीमा पर है। समाप्ति के समय पीठासीन अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित स्लिप पंक्तिबद्ध खड़े मतदाताओं को दे दी जाए, जो कि उल्टे क्रम में दी जाती है, जिससे पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को फर्स्ट स्लिप मिले। मतदान इन सभी मतदाताओं के मत देने तक चलता रहेगा। मतदान आखिरी मतदाता के मत देने तक चलता रहेगा। आखिरी मतदाता अपना मत प्रदान करता है। अब समय हो चुका है कि रवि कुमार औपचारिक रूप से मतदान समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। मतदान समाप्ति के बाद कंट्रोल यूनिट पर बने क्लोज बटन को दबाकर मतदान की समाप्ति करनी चाहिए। क्लोज बटन के कैच को उसके स्थान पर
दोबारा लगा दें। CU का निचला कंपार्टमेंट बोलकर CU को ऑफ कर दें। केबल को हटा दें। अब CU और BU को उनके डिब्बों में बंद कर दें। डिब्बों को सील करके उस पर पते का टैग लगाएं। रवि अब कुल वोटों की सूचना फॉर्म 17C के प्रथम भाग में सूचित करेंगे। ईवीएम में पड़े हुए कुल वोटों की संख्या वोटर रजिस्टर 17A में लिखे गए लोगों की संख्या में से मतदान से वंचित लोगों की संख्या को घटाकर शेष के बराबर होनी चाहिए। ये भी सुनिश्चित करें कि दिए गए और इस्तेमाल किए गए हरे पेपर सील का सीरियल नंबर और संख्या को ठीक से फॉर्म 17C में कोट करें। ध्यान दें कि आपको हरे पेपर सील की जानकारी देनी है, न कि बाहर इस्तेमाल किए गए स्ट्रिप सील की, जिसमें ABCD अंकित है। पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी इन सभी जानकारियों को आना चाहिए, जिससे हरे पेपर सील और बाहरी स्ट्रिप सील दोनों की जानकारी सम्मिलित है। पीठासीन अधिकारी की डायरी में ऐसे ही साथ में दिए गए स्पेशल टैग, जिसका इस्तेमाल क्लोज बटन कंपार्टमेंट को सील करने में इस्तेमाल किया गया हो, की जानकारी देनी होती है। पीठासीन अधिकारी की डायरी को बड़ी सावधानी से डाले गए कुल वोटों की जानकारी और इस्तेमाल किए गए सीलों की जानकारी फॉर्म 17C और पीठासीन अधिकारी की डायरी में सम्मिलित की जानी चाहिए। चुनाव समाप्ति के बाद सभी दस्तावेज और चुनावी सामग्री को उनसे संबंधित लिफाफों में रख दिया जाना चाहिए। पीठासीन अधिकारी की डायरी को इन सभी लिफाफों पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर और सील करने की अनुमति मतदान अभिकर्ता की स्वेच्छा के अनुसार देनी चाहिए। इसमें निम्नलिखित दस्तावेज हो सकते हैं: इलेक्टोरल रोल की प्रतिलिपि, वोटरों का रजिस्टर फॉर्म 17A, वोटर स्लिप, इस्तेमाल किए गए टेंडर बैलेट पेपर और फॉर्म 17B में उनकी जानकारी, इस्तेमाल में न आए टेंडर बैलेट पेपर, चुनौती दिए गए वोटों की सूचना, इस्तेमाल न किए गए क्षतिग्रस्त हुए कागजी सीलों की जानकारी, पोलिंग एजेंटों का नियुक्ति पत्र, अन्य कोई दस्तावेज जिसको पीठासीन अधिकारी पैकेट में सील करना चाहता है। इन पैकेट्स को ईवीएम के साथ कलेक्शन सेंटर में जमा किया जाना चाहिए। कुल वोटों और पेपर सील की सूची फॉर्म 17C पीठासीन अधिकारी द्वारा चुनाव से तुरंत पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव की समाप्ति के तुरंत बाद दिए गए घोषणा पत्र, पीठासीन अधिकारी की डायरी, विजिट शीट और 16 बिंदुओं की रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी और पर्यवेक्षक के लिए। इसके अलावा 4 और पैकेट तैयार किए जाने चाहिए। सांविधिक लिफाफों और असांविधिक लिफाफों तथा निर्वाचन सामग्री का बंद किया जाना। मतदान मशीन, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। पहला पैकेट। पहले पैकेट में इन लिफाफों को मुहरबंद होना चाहिए और उस पर सांविधिक लिफाफे लिखा होना चाहिए। इसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति मुहरबंद लिफाफा, मतदाता का रजिस्टर प्रारूप 17K का मुहरबंद लिफाफा, मतदाता पर्चियों यानी स्लिप का मुहरबंद लिफाफा, अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र का मुहरबंद लिफाफा, प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र प्रारूप 17K की सूची का मुहरबंद लिफाफा रखा जाएगा। अगर अभी बताए गए किसी लिफाफे में रखने के लिए कोई विवरण या अभिलेख शून्य है, तो भी नोट करते हुए कि विवरण या अभिलेख शून्य है, लिफाफे में एक स्लिप शून्य लिखकर रखी जा सकती है। दूसरा पैकेट। दूसरे पैकेट में ये लिफाफे रखे जाएंगे जिस पर असांविधिक लिफाफे लिखा होना चाहिए। निर्वाचक नामावली, चिन्हित प्रति से भिन्न की प्रति या प्रतियों से युक्त लिफाफा, प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र से युक्त लिफाफा, प्रारूप 12K में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा, प्रारूप 14 में चुनौती दिए गए मतों की सूची से युक्त मुहरबंद लिफाफा, प्रारूप 14K में अंधे या अशक्त निर्वाचकों की सूची और
उनके साथियों की घोषणाओं का लिफाफा, निर्वाचकों से उनकी आयु के बारे में अभिप्राप्त घोषणाओं और ऐसे निर्वाचकों की सूची उपबंध 11 से युक्त लिफाफा, चुनौती दिए गए मतों के संबंध में प्राप्त पुस्तिका और नकद यदि कोई हो उससे युक्त लिफाफा, अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील से युक्त लिफाफा, अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों से युक्त लिफाफा और अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशेष टैग का लिफाफा और उपयोग में न लाई गई एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफाफा। पैकेट 3 अन्य विविध वस्तुओं के लिए होता है, जिसमें पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका हो, ईवीएम की संचालन पुस्तिका हो, अमिट स्याही के सेट जिसके ढक्कन को अच्छे से सील किया गया हो, स्टाम्प पैड, पीठासीन अधिकारी की धातु की सील, तीर के निशान वाला रबर स्टैम्प और कप जिसमें अमिट स्याही रखी जाती हो। अन्य कोई भी वस्तु जो शेष हो चौथे पैकेट में रखी जाती है और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्धारित किए गए सभी पैकेटों को सील करना आवश्यक होता है। चुनावी वस्तुओं को पैक करते समय कृपया इन बातों का ध्यान रखें। सभी छोटे पैकेट जो स्टैट्यूटरी कवर में रखे गए हों को अलग से सील करना अत्यधिक आवश्यक है। स्टैट्यूटरी कवर के लिए कवर में सभी सामग्री को और कलेक्शन सेंटर में पहुंचने पर उसकी जांच करने के बाद उसे सील करें। अब हम की गई चीजों की पुनरावृत्ति करते हैं। पहले ईवीएम के साथ जमा किए जाने वाले 4 कवर्स को तैयार करें। कुल वोटों और पेपर सील की सूची फॉर्म 17C। पीठासीन अधिकारी द्वारा चुनाव के तुरंत पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव की समाप्ति के तुरंत बाद दिए गए घोषणा पत्र, पीठासीन अधिकारी की डायरी, विजिट शीट और 16 बिंदुओं वाली रिपोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर और पर्यवेक्षक के लिए। इसके अलावा 4 और पैकेट्स मतदान केंद्र पर बनाएं, उन्हें भी कलेक्शन सेंटर पर जमा करना होता है। ये हैं पैकेट फर्स्ट जिस पर स्टैट्यूटरी कवर्स लिखा हो, पैकेट सेकंड जिस पर नॉन स्टैट्यूटरी कवर लिखा हो, पैकेट थर्ड जिसमें पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका और अन्य विभिन्न वस्तुएं हों और पैकेट 4 जिसमें अन्य शेष सामग्री हो। अब कलेक्शन सेंटर की तरफ। अब रवि कुमार और उनके साथी अधिकारियों को कलेक्शन सेंटर पर सुरक्षा कर्मियों की देखरेख में पहुंचाया जाता है। ईवीएम और अन्य कागजात बिना किसी विलंब के पहुंचाए जाने चाहिए। किसी भी देरी पर चुनाव आयोग अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। रवि कुमार को कलेक्शन सेंटर पर इंचार्ज ऑफिसर को 13 वस्तुएं जमा करनी होती हैं। ठीक तरह से सील किए गए वोटिंग मशीन के कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट उनके डिब्बों के अंदर पैक किए हुए, कुल वोटों और पेपर सील की सूची फॉर्म 17C का कवर जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा चुनाव से तुरंत पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के तुरंत बाद दिए गए घोषणा पत्र हों, पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका और अन्य विविध वस्तुओं से भरा कवर, विजिट शीट और 16 बिंदुओं वाली रिपोर्ट रखा हुआ कवर। पहला स्टैट्यूटरी कवर्स का सील्ड पैकेट, दूसरा नॉन स्टैट्यूटरी कवर का सील्ड पैकेट, तीसरा विविध वस्तुओं का पैकेट और चौथा अन्य सभी वस्तुओं से रखा गया पैकेट 17B को भरने में अतिरिक्त सावधानी बरतें। ध्यान दें, चुनाव के दिन वोटरों के आगमन के आंकड़ों को SMS या फोन द्वारा हर 2 घंटे पर अपने रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचाना होता है। समाप्ति। चुनाव जनता को उनका हिस्सा आवंटित करती है, पर वो इलेक्शन अधिकारी होता है, यानी आप होते हैं जो इस सशक्तिकरण को संभव बनाते हैं। ये आपके कठिन परिश्रम का परिणाम है जो दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र का संचालन करने में सहायक होता है। इसलिए अपना काम सिर्फ खत्म करने के लिए मत कीजिए, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को गर्व के साथ पूरा कीजिए।